गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विवेक अवस्थी अपने YouTube चैनल KN स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत के नए प्रश्नोत्तरों के साथ एक नया वीडियो। तरीका वही होगा, इसमें भी आपको पिछले वीडियो की तरह अपना ऑप्शन चूज करना है। देन आफ्टर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, इसके कंटेंट को डिस्कस करेंगे। अपने नए व्यूअर के साथ मेरा अनुरोध है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या नोटिफिकेशन बटन पिन नहीं की है, वो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल को पुश जरूर करें। थैंक यू। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? क्लियर। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन होंगे लॉर्ड एलेनबोरो, लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहां पर आप ऑप्शन चूज करेंगे। क्या आंसर होगा आपका? आंसर होगा सी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। देखो, अगर प्रेस की बात करें तो प्रेस की शुरुआत तो होती है 1780 में कलकत्ता में जेम्स ऑगस्टस हिक्की, या हिक्की गजेट के रूप में कह लो, या बंगाल गजेट के रूप में कह लो। इसकी शुरुआत तो 1780 में हो गई थी, लेकिन इसको सरकार की आलोचना के कारण 1872 में बंद कर दिया गया। क्लियर। इसके बाद 1799 में फ्रेंच हमले की आशंका को जताकर लॉर्ड वेलेजली ने एक एक्ट पास किया, जिसे कहा गया प्रेस एक्ट 1799। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेस एक्ट 1799, जिसके द्वारा समाचार पत्र पर सेंसरशिप लगा दी गई, अर्थात उनकी स्वतंत्रता का पूर्णतः हनन कर दिया गया। अब उस पर यह देखा जाता था कि कोई भी तथ्य सरकार अर्थात ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध तो नहीं है, ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध प्रचार तो नहीं कर रही। यदि ऐसा है तो उस समाचार पत्र को या उस समाचार को छापने की अनुमति नहीं थी। क्लियर। तो इस एक्ट से स्वतंत्रता का हनन हुआ और एक ऐसा एक्ट आया जिससे स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो वो है सर चार्ल्स मेटकॉफ। 1835 से 36 का कार्यकाल है इनका। उस समय इन्होंने प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था। क्लियर। इसलिए इनको कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। क्लियर आंसर क्या होगा? सर चार्ल्स मेटकॉफ। अब अगर यहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चन और बात कर ले, जैसे लॉर्ड एलेनबोरो की बात कर लो, तो लॉर्ड एलेनबोरो के लिए इंडियन स्लेवरी एक्ट है। क्लियर। दास्ता से संबंधित अधिनियम है। इनके एलेनबोरो का कार्यकाल 1843 तक है। तो इनके कार्यकाल में कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई 1843 में। क्लियर। और इस 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, जो बाद में बन गई इंपीरियल बैंक 1921 में, और फिर 1955 में बन गई SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो इनका भी एक तमगा है, एक टाइटल मिला हुआ है, मोस्ट अनसक्सेसफुल। क्लियर। एंग्लो अफगान वार से संबंधित इनको ये तमगा मिला हुआ है, मोस्ट अनसक्सेसफुल। और इनके कार्यकाल में 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई, जो कि आगे 1921 में इंपीरियल बैंक और फिर 1955 में SBI के रूप में बदला। क्लियर। विलियम बेंटिक की बात करें तो सती प्रथा के लिए और शिशु बलि के लिए प्रचलित नाम है। तो आंसर यहां पे हो गया आपका सर चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? भारत सरकार अधिनियम, देखो भारत सरकार अधिनियम कब पारित होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद। 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जिसके क्वेश्चन हम लोग एक बार डिस्कस कर भी चुके हैं, उस स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, उसे कहते हैं भारत सरकार अधिनियम, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई और
सामग्री जो साम्राज्ञी है, साम्राज्ञी की संस्था हमारे यहाँ सरकार शुरू हो गई, अर्थात ब्रिटेन की सत्ता का प्रारंभ हो गया, ब्रिटिश सरकार की सत्ता का डायरेक्टली प्रारंभ हो गया भारत पर। और वो अधिनियम पास हुआ 1857 की क्रांति के बाद 1858 में वो अधिनियम पास किया गया, अगस्त 1858। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित राज्यों में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? क्लियर। ये गोल्डन पेपर जारी हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मुक्त व्यापार समझौता है, इसके बदले में कुछ चार्ज जरूर होगा। ऑप्शन क्या होंगे आपके सामने है, गोलकुंडा, हैदराबाद, अहमदनगर, बीजापुर। अपना ऑप्शन चूज किया कर लें आप, क्या आंसर होगा? बिल्कुल गोलकुंडा। क्लियर, या गोलकुंडा, जो भी नाम आपको मिलता है, गोलकुंडा या गोलकुंडा, इसने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार समझौता किया था 1632 में, जिसके बदले 500 पैगोडा प्रति वर्ष प्राप्त करता था यह राज्य। क्लियर। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में था, जो कि वर्तमान तेलंगाना में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबोरो। 1857 की क्रांति के पीछे कई कारण हैं, जिनमें एक प्रमुख कारण है लॉर्ड डलहौजी का, अर्थात 57 के पहले लॉर्ड डलहौजी रहे होंगे, जिससे एक क्रांति पनपी। क्लियर। ऑकलैंड और एलनबोरो के बारे में हम लोग पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे पास ऑप्शन कौन बचता है? ए। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक, अर्थात 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, अंतिम गवर्नर जनरल, आंसर लॉर्ड कैनिंग। क्लियर। और प्रथम वायसराय अगर बात की जाए, जब ब्रिटेन की सत्ता लागू हो गई भारत पर 1858 से, तो प्रथम वायसराय तो आंसर लॉर्ड कैनिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था, ऑप्शन कौन सा होगा इसका? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली। क्या आंसर होगा? आंसर होगा इसका बिल्कुल पुर्तगाली। पुर्तगाली का समुद्री व्यापार कारताज व्यवस्था पर आधारित था, जबकि ब्रिटिश का, अंग्रेजों का समुद्री व्यापार नेवी सर्ट, ब्रिटिश प्रशासन की या अंग्रेजों की समुद्री व्यापार की जो व्यवस्था थी वो क्या थी? नेवी सर्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के विचारों के लिए जाना जाता है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की। कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल ऑप्शन होगा डी, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी, जिसके लिए जो प्रथम वक्तव्य था, जो अपना समर्थन था, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रस्तुत किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपना प्रथम समर्थन दिया था, जिस पर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज के जो मतभेद हैं, उन मतभेदों से, यानी ब्रह्म समाज ही का एक भाग है साधारण ब्रह्म समाज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध
किसके मध्य हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम, ईस्ट इंडिया कंपनी अली वर्दी खान, ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी सादत अली खान द्वितीय। आंसर होगा ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के मध्य हुआ बक्सर का युद्ध। लेकिन मीर कासिम के साथ इसमें और भी कई लोग थे। बक्सर के युद्ध के लिए डेट भी कई बार पूछी जाती। तो बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 और यही वो युद्ध है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से सीधे प्रशासन में उतर आई। क्लियर? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, इन लोगों ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये युद्ध लड़ा और इसमें ब्रिटिश का या अंग्रेजों का जो नेतृत्व था, जो कंपनी का नेतृत्व था, वो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बक्सर के युद्ध में कंपनी का नेतृत्व या अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो आंसर क्या होगा? हेक्टर मुनरो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो। देखो, प्रेस अधिनियम में स्वतंत्रता मिली थी किसके साथ? सर चार्ल्स मेटकाफ के साथ। क्लियर? लेकिन उसमें लगातार समाचार पत्रों की वृद्धि, ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध उनका लिखना, जिनके कारण से प्रेस पर रोक लगाना अनिवार्य था। इसीलिए एक प्रतिबंधों से संबंधित ही एक्ट है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। क्लियर? और यह किसके द्वारा लगाया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया। आंसर होगा आपका ए, लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880 का कार्यकाल, जिसमें 1877 में वर्नाकुलर एक्ट लागू किया गया। रीजन था 76 में अकाल को संभाल न पाने के कारण बहुत ज्यादा विरोध किया गया। उस विरोध से प्रभावित होकर लॉर्ड लिटन ने प्रेस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें कि जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार प्राप्त हुए और उन अधिकारों में जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय को यह भी अधिकार संरक्षण प्राप्त हुआ कि उसको चैलेंज जस्टिस नहीं किया जा सकता। हम उसको लीगली चैलेंज नहीं कर सकते। यह था आपका वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, जिसमें एक तरीके से यह कह सकते हैं मजिस्ट्रेट को, जो जिला मजिस्ट्रेट था, उसे पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया और एक तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन वुड्स डिस्पैच, सैंडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, रेले आयोग। ऑप्शन होगा बिल्कुल ए ऑप्शन होगा वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में वो डिस्पैच आया 1854 में, जिसने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। जो प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए और उच्च विद्यालय की शिक्षा अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। क्लियर? ये था आपका वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया? आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, या इनमें से कोई नहीं? हंटर आयोग। आंसर बी ऑप्शन होगा, शिक्षा में सुधार के लिए। क्लियर? लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक आयोग बनवाया, हंटर आयोग, और उसका उद्देश्य था वुड्स डिस्पैच की सिफारिश और क्रियान्वित की जो प्रगति थी उसकी समीक्षा करना। क्लियर? उसकी समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में होती है कौन है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड म्यो। ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल आंसर होगा डी, लॉर्ड म्यो। लॉर्ड म्यो अंडमान निकोबार के दौरे पर थे, जहां पर 8 फरवरी 1872 को शेर अली खान ने, किसने मारा लॉर्ड मेयो को? शेर अली खान ने गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। क्लियर? लॉर्ड मेयो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं। 1872 में लॉर्ड मेयो ने सर्वप्रथम प्रायोगिक जनगणना कराई। क्लियर? तो जनगणना का प्रारंभ 1872 में हो रहा है और किसके द्वारा कराया जा रहा है? लॉर्ड मेयो के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, कृषि विभाग और मेयो कॉलेज, ये लॉर्ड मेयो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है? देखो, मैकियावेली एक कूटनीतिज्ञ है, तो ऐसे ही किसी कूटनीतिज्ञ को ही मैकियावेली की संज्ञा दी जाएगी। बालाजी विश्वनाथ, संभाजी, नाना फडणवीस, नारायण राव बाजीराव। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा सी, नाना फडणवीस। क्लियर? नाना फडणवीस को मराठा का मैकियावेली कहा जाता है, क्योंकि मराठा साम्राज्य की जो बिखरी हुई शक्तियां थीं, उन बिखरी हुई शक्तियों को एक छत्र के नीचे लाने का कार्य नाना फडणवीस ने किया था। इसलिए नाना फडणवीस को मराठा का मैकियावेली कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया? किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? देखो, भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899। क्लियर? कब का है? 1899 का। तो अगर 1899 के समय का हम वायसराय देखें तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल डी आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब भी कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है, और यह कथन है गोपाल कृष्ण गोखले का। क्लियर? गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार लॉर्ड कर्जन की संज्ञा क्या दी गई? औरंगजेब की संज्ञा दी गई। क्लियर? 1899 से ही स्वर्ण मानक की व्यवस्था शुरुआत हुई। क्लियर? करेंसी को स्वर्ण मानक पर रखा गया, यह भी 1899 से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या आंसर होगा? महार सत्याग्रह। देखो, महार सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जनपद में है। क्लियर? महार सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को हुआ था। 20 मार्च को समाज सुधारक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बिल्कुल आंसर होगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महार स्थान पर दलितों को तालाब से पानी लेने के अधिकार को प्रदान करने के लिए सत्याग्रह किया था। यही सत्याग्रह कहलाता है महार सत्याग्रह। क्लियर? आंसर होगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या होगा? आंसर होगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। बिल्कुल बी आंसर होगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 18 मार्च 1792। इस युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस, हैदराबाद के निजाम, मराठा साम्राज्य, इन त्रिकोण ने मिलकर के टीपू सुल्तान से युद्ध लड़ा। कॉर्नवालिस जानता था कि अकेले संभव नहीं है, और कॉर्नवालिस ये अपने ऊपर आरोप लेना भी नहीं चाहता था कि युद्ध को हमने छेड़ा। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई जिनके कारण ये युद्ध हुआ। इस पर हम लोग एक डिस्कशन क्लास लेंगे, उस पर डिफाइन करेंगे कौन कौन सी वो घटनाएं घटी जिस पर ये युद्ध हुआ। और उसमें हैदराबाद के निजाम, मराठा साम्राज्य ने कॉर्नवालिस का साथ दिया और टीपू सुल्तान से युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान को संधि करनी पड़ी, और वही संधि कहलाई श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्लियर?
युद्ध आपके हुए। अगर आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध हुआ 67 से 69 में, द्वितीय हुआ 80 से 84 में, और तीसरा हुआ आपका 89 से 92, और चौथा युद्ध हुआ 98 से 99, जो अंतिम युद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन पूना समझौते के संदर्भ में सही नहीं है? अर्थात वो कथन बताना है जो सही नहीं है। क्लियर। पूना पैक्ट समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के मध्य हुआ। वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग की सीटें आरक्षित की गई। सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अगर ये सारे फैक्ट हम लोग देखें तो आंसर क्या होगा? देखो, पूना पैक्ट 1932 में हुआ, 24 सितंबर 1932, यरवदा जेल में हुआ। क्लियर। उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे और पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। क्लियर। यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हुआ? ए ऑप्शन गलत हुआ। समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के मध्य नहीं हुआ, बल्कि किसके मध्य हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। बाकी सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसकी रचना है? देखो, गुलामगिरी 1873 में लिखी गई। अमेरिका में दास प्रथा पर आधारित थी। जो अमेरिका में दासत्व की प्रथा थी उस पर आधारित थी गुलामगिरी, और ये लिखी थी ज्योतिबा फुले। ऑप्शन क्या होगा? बी, ज्योतिबा फुले ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से कब प्राप्त किया? क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन होगा 1668। क्लियर। 1668 में प्राप्त किया, और सूरत में जो उनका कार्यालय था उसको उन्होंने तुरंत बंद करके अपना कार्यालय ट्रांसफर कहां कर लिया? बॉम्बे ट्रांसफर कर लिया, मुख्यालय बॉम्बे ट्रांसफर कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? क्योंकि इस पर हम लोग एक बार क्वेश्चन और कर चुके हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नाइटहुड की उपाधि 1915 में दी गई, और जिस उपाधि को उन्होंने जलियांवाला बाग कांड यानी 13 अप्रैल 1919, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा जाता है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग का कोई कांड हुआ, उस कांड से द्रवित होकर, दुखी होकर उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। क्लियर। तो आंसर क्या होगा यहां पर? ए, 1915। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर क्या होगा? देखो, यहां पर अगर हम लोग बात करें महात्मा गांधी, तो सबको पता है महात्मा गांधी 1924, ठीक है, बेलगांव में जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा कौन? जेबी कृपलानी। बिल्कुल, जेबी कृपलानी, मेरठ 1947। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन होगा 1906। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर बकिंघम के द्वारा की गई थी। क्लियर। अलेक्जेंडर बकिंघम 1861, जिसको स्थायी संस्था का स्वरूप 1906 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन का प्रारंभ नमक कानून तोड़ने से हुआ था? होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। क्लियर। नमक कानून नाम से ही क्लियर है, नमक कानून को न मानने से ही तोड़ा जाएगा। क्लियर। तो किसी न किसी चीज की क्या की जा रही है? अवज्ञा की जा रही है। तो यहां आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर। नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। यहां पर महात्मा गांधी के आंदोलनों का क्रम भी पूछा जाता है, तो हम देखेंगे सविनय अवज्ञा 1930, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्लियर। तो सबसे पहले असहयोग, फिर सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। होम रूल की बात करें तो होम रूल आंदोलन
बाल गंगाधर तिलक का है, जो कि 1916 में चलाया गया था सुशासन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? आंसर सी होगा 1943। बिल्कुल 1943 में की थी, सिंगापुर में। अर्जी हुकूमत ए हिंद नाम था, अर्जी हुकूमत ए हिंद। समर्थन किया था इसका जर्मनी ने, नाजी ने, जापान और इटली ने। क्लियर। सुभाष चंद्र बोस के पास अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री पद, रक्षा मंत्री पद और विदेश मंत्री, ये तीनों पद सुभाष चंद्र बोस के पास थे। और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार थे रास बिहारी बोस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के उपरांत बंगाल की गद्दी पर किसे बिठाया गया? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, नजीमुद्दीन अली खान। यहां पर देखो सिराजुद्दौला और मीर कासिम की बात नहीं होगी, क्योंकि बक्सर के युद्ध में यही दोनों थे। क्लियर। बचे नजीमुद्दीन अली खान और मीर जाफर। तो मीर कासिम के विरोध में मीर जाफर थे, जिसका सपोर्ट किया था कंपनी ने, और यहां पर गद्दी पर किसको बिठाया गया? मीर जाफर को बिठाया गया। तो आंसर होगा सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाला समाजवादी नेता। जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाला समाजवादी नेता अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया। क्या आंसर होगा? बिल्कुल राम मनोहर लोहिया, ए ऑप्शन होगा राम मनोहर लोहिया, जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में जेल से भागकर भाग लिया था। क्लियर। तो आज तक के लिए इतनी क्लास, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू क्लास।